Hello everyone, I am welcoming to all of you in this class of chemistry of 11th standard. Those who are looking to me this time, I am welcoming to all of you. Dear students, now today we will discuss about the some and specific topic of the chapter 3rd, that is the classification of the elements and the periodicity of the elements. As you are studying this chapter in your class from your book, so let's start some of the points which we have to discuss today. Our first topic is the isoelectronic ions. Isoelectronic ions. Now my dear all the students, what are isoelectronic ions? Here we have to discuss. बच्चों यहाँ पर ions लिखा हुआ है, mean to say we can understand that it is a type of the ion and basically ions है plural form है, mean to say there are a number of the ions are there. Then after here you can concentrate that it is written over here as the electronic. So electronic mean to say electrons. Okay, so electrons and over here ions, and you are knowing that the ions are two types. Mean to say it may be cation or it may be anion. So any type of the ion may be there, may be cation or anion. Then after electronic mean to say same number of electrons which having same numbers of electrons in them. Okay, and this one, this iso mean to say same number. Basically electronic mean to say number of electrons. Over here I should write iso, just over here we can combine it as number of electron. Electronic mean to say number of electron, and iso means over here we can categorize as the same number. So अब अगर हम इन तीनों को एक साथ कंबाइंड कर दें यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस की डेफिनेशन मिल जाती है. जैसे हम यहाँ पर इसे ये कह सकते हैं कि इट इज द टाइप ऑफ द स्पीसीज ऑफ आयंस. बेसिकली आयंस ये सारे मे बी केटायन और एनायन. सो द स्पेसिफिक द स्पीसीज ऑफ द आयंस in which the same number of electrons are found. Okay, but they are different from each other as their nuclear charges. उनके न्यूक्लियर चार्जेस डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इनमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या होगा, सेम होगा. तो ऐसे आयंस जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम हो बट न्यूक्लियर चार्जेस मीन टू से प्रोटॉन का नंबर अलग अलग हो, तो ऐसे आयंस को, ऐसे स्पीसीज ऑफ आयंस को हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस के नाम से जानते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल लिखते हैं बच्चों, एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल की हेल्प से आप इसे और अच्छे समझ सकते हैं. सी सपोज फॉर एग्जांपल nitrogen ion, okay, then after oxygen ion, fluorine ion, sodium ion, magnesium ion और एल्युमिनियम आयन. ठीक है, +3. यहां पर अगर हम नाइट्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन होते कितने हैं पहले, जबकि एटॉमिक फॉर्म में था, तब उसका अगर हम नंबर देखें कि एटॉमिक फॉर्म में इनके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो जरा देख लेते हैं. ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम. ठीक है, जैसे नाइट्रोजन के अंदर कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के अंदर 8,
फ्लोरीन 9, सोडियम 11, 12 एंड 13। ये मैं बात कर रहा हूं कब की, जबकि ये नॉर्मल एटम होते हैं। ये सब आयंस की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये जब नॉर्मल एटम होते हैं तो नाइट्रोजन के अंदर 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन, तब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर नॉर्मल पोजीशन पर होते हैं। बट जब ये एटम से आयन बनते हैं तो आयन बनने पर या तो जब इलेक्ट्रॉन कोई एटम लेगा तो वो नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा, एनायन बनेगा, और जब कभी भी किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मींस लूज करेगा जब भी एटम, देन आफ्टर दैट एटम विल कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ द केटायन, तब वो पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा। ठीक है, तब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो एक पॉजिटिव चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन निकला है तो दो पॉजिटिव चार्ज, सिमिलरली। इसी तरह से नेगेटिव के लिए अगर एक इलेक्ट्रॉन लिया है उसने तो एक नेगेटिव, दो लिया है तो डबल नेगेटिव, इस तरह से इनके चार्जेस वेरी करते हैं। अब यहां पर बच्चों ये देखो, यहां पर हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आयन। ओके, आयन की कैटेगरी में क्या होगा, ये एनायन बना है, 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने लिए, यहाँ पे चार्जेस हमें 3 दिख रहे हैं, मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिया है। 7 पहले से था, टोटल कितना हो जाएगा 10। इसके पास 8 थे पहले, 2 इसने ले लिया, कितने हो जाएंगे 10। 9 था, 1 ले लिया 10। 11 था, 1 निकाल दिया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, दैट मींस 10। 12 इसके पास था, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने निकाल दिए, 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, दैट मींस 10। 13 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर लगा हुआ है, दैट मींस यहां पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, दैट मींस इसके पास इलेक्ट्रॉन बचे 10। अब आप यहां पर ये देखिए कि इन सारे आयंस के पास में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन आयंस की जो स्पीसीज यहां पर बन रही है, इन स्पीसीज को हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस कहते हैं। क्लियर हो रही बात बच्चों? इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही एटम्स दिए रहेंगे और उन एटम्स में आपसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में पूछेगा। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन, वीडियो पॉज करके आप इन चीजों को नोट कर सकते हैं। समझ नहीं आया हो तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं। बाकी हम फिर आगे की चीजों को यहां पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक, ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इज द electronegativity. Okay, and there are the two things, एक तो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और एक है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। दोनों की मीनिंग हम यहां पर समझेंगे और दोनों की पीरियडिक ट्रेंड्स में क्या वेरिएशंस होते हैं, फ्रॉम पीरियड मीन टू से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वेरिएशंस में, और टॉप टू बॉटम यानी कि ग्रुप में हम जाने पर इनको किस तरह से देखते हैं। तो यहां पर नेक्स्ट टॉपिक आप नोट करिएगा। ओके, दैट इज द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ओके बच्चों, एंड द नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रो निगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। बच्चों नॉर्मली आपको ये दोनों टर्म्स एक जैसे लगते हैं, इलेक्ट्रो इसमें भी है, ठीक है, गेनिंग कर रही है, निगेटिव है, तो सिमिलर आपको ये वर्ड्स हो सकता है, लेकिन इन दोनों की मीनिंग अलग अलग होती है। बोथ दीज टू definitions which are different from each other. Okay, दोनों की दोनों डेफिनेशन अलग अलग होती हैं और दोनों की मीनिंग अलग अलग है।
इनकी मीनिंग क्या है ये जरा हम देखते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, जब कभी भी किसी भी गैसियस एटम में, हम यहां पर गैसियस एटम को यूज करेंगे, गैसियस एटम की बात हम करेंगे। सपोज दिस वन इज अ टाइप ऑफ द गैसियस एटम, ठीक है, एक कोई ये गैसियस एटम है, ओके, और इस गैसियस एटम में के लास्ट सेल में कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ओके, लास्ट सेल में कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इनके लास्ट सेल में सपोज 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी इसके अंदर कुछ न कुछ एनर्जी होगी, बाहर से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन जब आकर के इसके अंदर ऐड होता है, मीन टू से एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मे बी 1, इट मे बी 2 और इट मे बी मोर देन, ठीक है। बाहर से जब कोई इलेक्ट्रॉन आकर के इसमें ऐड होता है तो ऐड होने के बाद इस पर्टिकुलर एटम की एनर्जी में, एंथैल्पी में कुछ न कुछ चेंजेस आते हैं। तो जो चेंजेस होते हैं उस चेंज को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। डेफिनेशन वाइज अगर हम इसे देखें तो ये ऐसे है, बेसिकली इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, ओके, that when that atom having the tendency to accept the electrons in it, और इनके अंदर जो एनर्जी में चेंजेस आते हैं, सो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि द चेंज इन द एंथैल्पी, ओके, द चेंज इन द एंथैल्पी of an atom when it gains the electron from outside, okay, is known as the electron gain enthalpy. Mostly electron gain enthalpy नेगेटिव में होती है, ओके, जबकि जो नोबल गैसेस होते हैं उन नोबल गैसेस में बाहर से इलेक्ट्रॉन जल्दी ऐड नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्टेट पूरा है। तो नोबल गैसेस के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में होती है, उसकी जो वैल्यू आएगी, आप अगर बुक को देखेंगे तो बुक में आपको टेबल में पॉजिटिव साइन में वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मिलेगी। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में आती है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पीरियड वाइज जाने पर या ग्रुप वाइज टॉप टू बॉटम जाने पर इनमें क्या चेंजेस आते हैं ये भी हम देखते हैं। जब तो हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ओके, लेफ्ट टू राइट मीन टू से अक्रॉस द पीरियड हम जब जाते हैं, तो अक्रॉस द पीरियड जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो नेगेटिव साइन है वो बढ़ती चली जाती है। मींस हमको ज्यादातर नेगेटिव साइन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती चली जाती है, वो मिलती है, इंक्रीज होती चली जाती है, ठीक है, ओके। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो कैपेसिटी है वो आपके नॉन मेटल्स में ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उनमें ज्यादा नेगेटिव में मिलती है हमें, ठीक है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट इज मोर निगेटिव, ठीक है, मोर निगेटिव। जबकि अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं बच्चों, यानी कि ग्रुप वाइज अगर हम जाते हैं तो हमको ये लेस निगेटिव मिलती है। तब कैसे मिलती है? तब लेस निगेटिव मिलती है, यानी कि इसकी वैल्यू थोड़ा कम होती चली जाती है। यहां तो ज्यादा हो गई बट यहां पर थोड़ी वैल्यू कम हो जाती है, निगेटिव, ओके। नेक्स्ट अब हम आते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की तरफ। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसी भी एटम के अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी को शो करता है। अलग अलग टाइप के एटम्स हैं, एलिमेंट्स के, उन एलिमेंट्स
के अंदर इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को खींचने की, अपने तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है, उस टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उस एलिमेंट की कहते हैं। मींस डेफिनेशन वाइज हम ये कह सकते हैं कि द टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स किसके? ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। यहां पर एक टर्म्स हम यूज करेंगे, ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है बच्चों, ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है तो कोवेलेंट बॉन्ड में कोई भी दो एटम आपस में कंबाइंड होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे HCl, ओके, सपोज ये हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन के एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ में क्लोरीन का एटम आकर के कंबाइंड होता है और क्लोरीन के पास में 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके आउटर शेल में। आउटर शेल की मैं बात कर रहा हूं, सपोज 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब क्लोरीन और हाइड्रोजन ने दोनों ने मिलकर के यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। इस कोवेलेंट बॉन्ड से क्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा हो रहा है और हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो रहा है। अब यहां पर ये दो एटम हैं, एक क्लोरीन है एक हाइड्रोजन है। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हुए हैं, इन दोनों शेयर इलेक्ट्रॉन को इन दोनों एटम में से कौन अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, तो जो अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा वो हो जाएगा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, जो कम खींचेगा वो हो जाएगा लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। मींस फिर यहां से मेरी डेफिनेशन वाइज आ रही है कि द टेंडेंसी ऑफ द एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब यहां की कंडीशन में ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ ज्यादा खींच जाएंगे एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन, क्योंकि ये ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये इसको खींच लेगा। बात क्लियर हो रही है? ओके। तो कोई भी एटम जब कभी इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव। अब अगर हम पीरियड वाइज चलें, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं पीरियडिक टेबल में, मेटल्स से नॉन मेटल की तरफ अगर हम बढ़ें तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे नॉन मेटल्स आएगा वैसे वैसे सब्सटेंसेस के अंदर किसी भी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी ज्यादा होती चली जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि पीरियड में क्या होता है, ठीक है, पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती चली जाती है। जबकि टॉप टू बॉटम में क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में ये डिक्रीज होती है। रीजन फिर से यहां आ गया। अब इन सब का रीजन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। लेफ्ट टू राइट हम जब जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ी क्यों? क्योंकि एटम की साइज छोटी होती चली जाती है। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कशन किया था कि एटम की साइज जैसे जैसे छोटी होती चली जाएगी वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्जेस बढ़ते जाएंगे, और जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेंगे तो किसी भी दूसरे इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो ये होता है पीरियड में। जबकि अगर ऊपर से नीचे हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में जाएंगे तो एटम की साइज बढ़ती चली जाती है, साइज शेल्स बढ़ती हैं। अब जब बढ़ेंगी तो बाहर की जो सबसे लास्ट की शेल होती है उसके ऊपर न्यूक्लियर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम हो जाता है ड्यू टू द शील्डिंग इफेक्ट। भीड़ ज्यादा हो जाएगी बाहर तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। जब अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा तो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो हम यहां कह सकते हैं कि इन द ग्रुप ऊपर से नीचे जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होती है। ठीक है बच्चों, आई होप कि ये दोनों आपको समझ में आए होंगे। कुछ और भी डिफरेंसेस हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी ये पर्टिकुलर एटम के लिए डिपेंड करती है, बट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कंपाउंड के रिस्पेक्ट में होती है, कम से कम 2 एटम के लिए होती है। ठीक है, ये चीजें।
और एक टॉपिक इसका और भी है जो कि हम यहीं पर डिस्कशन कर लेते हैं यहां पर, दैट इज द इनोमिनस प्रॉपर्टी। ओके, राइट इट डाउन। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी that is known as the anomalous property. Anomalous ओके बच्चों, एनोमलस प्रॉपर्टी, और इसे हम एक नाम से और भी समझ सकते हैं, आपकी बुक में लिखा मिलेगा, दैट विल बी द डायगोनल। ओके, डायगोनल प्रॉपर्टी, डायगोनल प्रॉपर्टी। बच्चों पीरियडिक टेबल में एक चीज ये भी देखी गई कि पीरियड नंबर 2 के जो भी एलिमेंट्स हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द एलिमेंट पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स के साथ में सिमिलैरिटीज रखते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पीरियड नंबर 2 की अगर हम बात करें, पीरियड नंबर 2, अब पीरियड नंबर 2 में जैसे लिथियम, ठीक है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ठीक है, कार्बन कर देते हैं, बाकी आगे फिर नहीं। और अगर हम पीरियड नंबर 3 की बात करें, पीरियड नंबर 3, तो पीरियड नंबर 3 में हमारा यहां पर आ जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। ठीक है, तो पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट ये हो गए, पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट ये हो गए। अब इन एलिमेंट्स में पीरियड नंबर 2 के जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स की अपनी खुद की प्रॉपर्टी अपने ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ में ज्यादा नहीं मैच करती है, बल्कि इनकी प्रॉपर्टी 2 की प्रॉपर्टी 3 पीरियड नंबर 3 वाले के एलिमेंट्स के डायगोनली जो मैचिंग होती है, डायगोनली जो एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ में इनकी प्रॉपर्टी मैच करती है। कहने का मतलब यह है कि पीरियड नंबर 2 का लिथियम ये डायगोनली मैग्नीशियम के साथ में इसकी प्रॉपर्टी मैच करती है। ठीक है, ज्यादातर प्रॉपर्टीज। सिमिलरली बेरिलियम की एल्युमिनियम के साथ में मैच करती है। सिमिलरली बोरॉन की सिलिकॉन के साथ में मैच करती है डायगोनली। फॉर एग्जांपल जैसे कि इनका एटॉमिक साइज लगभग बराबर होता है, इनके दूसरे एटम के साथ में रिएक्टिविटी लगभग बराबर होती है, इनकी इलेक्ट्रॉन के साथ में दूसरे एटम के साथ में बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी है वो मैच करती है। इस तरह से इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज डायगोनली ग्रुप 3 के एलिमेंट्स के साथ में मैच करती है, और इस टाइप की प्रॉपर्टीज को हम डायगोनल प्रॉपर्टीज या एनोमलस प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है बच्चों, इससे रिलेटेड नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आई होप कि ये सारी चीजें आज के वीडियो लेक्चर में आपको समझ में आई होंगी, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर नए टॉपिक के साथ में किसी नए न्यू पॉइंट्स के साथ में फिर से मिलते हैं। आज के वीडियो लेक्चर को आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर से देख लीजिए। आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।